हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। और ये जो एमसीक्यू हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के, ये जेबी गुप्ता बुक के हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। नॉर्मली जेई का हो, एई का हो, इन सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो सब हैं। ठीक है, तो हमने लगभग किया है, बहुत सी वीडियोस मेरी आ गई हैं जिसमें हमने थ्योरी के भी कुछ पोर्शन उसमें ऐड किए हैं, प्लस एमसीक्यू भी साथ में करके चलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम इसमें कर रहे हैं। अगर हम बात करें आज की वीडियो में, केवल आपको एमसीक्यू मिलेगा और एमसीक्यू के जो भी मतलब कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट पहले ही मैंने थ्योरी में आपको कंप्लीट करवा रखा है, तो उसी बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन आप कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ओके, चलो तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन सप्लाई डेल्टा कनेक्टेड लोड जेट। द कंडक्टर सी ऑफ द लाइन डेवलप्ड एन ओपन सर्किट फॉल्ट as shown in figure. The current in the line are shown on the diagram. The positive sequence current component in line A will be. तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं फिगर क्या दिखाया गया है। फिगर आपको ऐसा दिखाया गया है, ठीक है, फिगर आपको कुछ इस तरह का दिखाया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ए का, आपको पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ए का बताना है। ठीक है, यही आपको बताना है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ए का बता देना है आपको। अब देखिए, जब आपको पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट बताना है तो आपको एक फॉर्मूला मैंने डिराइव करके बताया था कि जो सिंगल फेज लोड होगा तो उसके लिए पॉजिटिव, जीरो सीक्वेंस एंड निगेटिव करंट के लिए एक फॉर्मूला आपका बनता है। तो उसमें पॉजिटिव के लिए पूछे तो बता देना, निगेटिव के लिए पूछे तो बता देना, ठीक है, जीरो सीक्वेंस के लिए पूछे तब भी बता सकते हो आप। तो उसके लिए जब हम ड्राइव किए थे तो IA0, IA1, IA2, ठीक है, ये था बराबर, हम उसको करते थे तो 1/3 1 1 1 1 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर ए। ठीक, ऐसे ही हमारा ड्राइव हो के आया था और यहाँ पे आया था I/3 और I/3। तो कुछ इस तरह का हमको मतलब कि मिला था देखने के लिए। तो इस तरह के फॉर्मूले अगर आपको क्लियर हैं, पहले मैंने बता रखा है, ये फॉर्मूला आपको याद है, तो यहाँ से आप निकालोगे तो आपको पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ ए, तो IA1 आपका निकल के आ जाएगा 1/3 IA, ठीक है, प्लस अल्फ़ा IB प्लस अल्फ़ा IC, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर IC। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा कि ये कंपोनेंट के लिए कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होगा या पॉजिटिव सीक्वेंस करंट क्या होगी ए कंपोनेंट के लिए। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपको मिलेगा और इस फॉर्मूले में आपको अब कुछ नहीं करना है। देखो, IA का मान आपको पहले ही दे रखा है, IB भी आपको दे ही रखा है, IC भी आपको दे ही रखा है, और अल्फ़ा आपको पता है कि प्लस 120 डिग्री रोटेशन होता है। ठीक है, प्लस 120 डिग्री। उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर मतलब प्लस 240, आप बोल सकते हो कि 240। ठीक है, माइनस 120 डिग्री बोलो चाहे प्लस 240 बोलो, एक ही बात है। तो इतनी चीज़ें आपको दे रखा है। तो अल्फ़ा भी आपको पता है, यानी ये जो अल्फ़ा है अल्फ़ा भी पता है, IA IB IC भी पता है आपको। तो करना क्या है इसमें, करना क्या है, बस सिर्फ मान रख देना है। तो IA1 का हम मान रखते हैं IA1। देखिए, IA1 बराबर सबसे पहले क्या है, IA का मान क्या है, IA का मान है 10 ∠0। क्लियर है, 1/3 पहले कर लेना, ठीक है, प्लस प्लस अल्फ़ा इंटू IB। अल्फ़ा मतलब कितना, अल्फ़ा मतलब 120 डिग्री, मैंने पहले ही बताया ना, अल्फ़ा मतलब कितना 120 डिग्री, गुड़े IB कितना दिया है, IB आपको देखो 10 ∠180 यही दिया हुआ है, प्लस प्लस IC आपको 0 दे रखा है, IC कितना दे रखा है 0। अगर IC 0 दे रखा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो, IC 0 दे रखा है तो वैसे भी ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू IC मतलब 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो हम इतना ही छोड़ देते हैं बराबर। फिर देखते हैं 1/3 मतलब एंगल 0। अब देखिए 120, ये तो एंगल है गुड़े 10। अब ये दोनों जब गुड़ा होगा तो एंगल जुड़ जाता है, इन दोनों एंगल क्या होगा, जुड़ेगा तो प्लस 10 ∠300। ठीक है, एंगल जुड़ जाते हैं ना। फिर 10 एंगल इतना दिया है, तो आपको क्या करना है,
अब इसको आपको बदल देना है किस में, ठीक है, जे फॉर्म में आप बदल के निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो इसका। अब देखो कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जब आप निकालोगे ना, तो जैसे देखिए 10 एंगल 0 दिया है, तो इसको कन्वर्ट करिए जे फॉर्म में। तो 10 कॉस थीटा प्लस जे 10 साइन थीटा, इस तरह से हम मतलब कि कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से इसे कैलकुलेट करना, फिर इसे उसी तरह से करना, ठीक है। देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ, सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना सॉल्व किए आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले जे फॉर्म में बदलोगे तो आपका निकल के आएगा 1/3 15 माइनस जे 8.66, ठीक, इतना आएगा। फिर 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 3 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, या फिर अगर हम डिवाइड नहीं करते इसको फिर से एंगल फॉर्म में बदलते हैं, तो 1/3 कितना हो जाएगा 17.32 गुणे एंगल कितना हो जाएगा -30 डिग्री, -30 डिग्री। अब इसका मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5.78 एंगल -30 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा सोचने की, मतलब इस पर आपको माइंड लगाना होगा, थोड़ा सा बार बार चेंज करना पड़ रहा है। चेंज क्या करना पड़ रहा है कि सबसे पहले आपको एंगल फॉर्म में दिया है तो इसको पोलर फॉर्म में बदल लो, ठीक है, पोलर फॉर्म में बदलना है जो पहले की एक बार दिया था आपको, ठीक है। 10 एंगल 0 प्लस 10 एंगल 300, इसको पहले पोलर फॉर्म में बदला, यानी जे फॉर्म में हमने बदल दिया इसको। फिर जे फॉर्म में बदलने के बाद फिर हमको एक दोनों मिलके एक वैल्यू मिल गई हमको, ठीक है, दोनों मिलके हमको एक वैल्यू मिलेगी। जब दोनों मिलके हमको एक वैल्यू मिलेगी तो फिर हम उसको किस में बदल देंगे, इसी फॉर्म में, ठीक है, एंगल फॉर्म में बदल देंगे। तो जैसे ही एंगल फॉर्म में बदलेंगे तो हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भाई ये देखिए गेट इलेक्ट्रिकल 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आप सोचना भी तो आपको पड़ेगा ना, गेट का क्वेश्चन है तो, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द श्योरिटी ऑफ लाइन टू ग्राउंड एंड 3 फेज फॉल्ट एट द टर्मिनल ऑफ एन अनलोडेड सिंक्रोनस जनरेटर इज टू बी सेम, यानी कि जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है और 3 फेज फॉल्ट हो रहा है अनलोडेड सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल पे, इज टू बी सेम, दोनों क्या हैं, सेम है यानी बराबर हैं, ठीक है। तो इफ़ द टर्मिनल वोल्टेज इज 1 pu एंड Z1 बराबर Z2 बराबर J 0.1 pu, Z0 बराबर J 0.05 pu फॉर द अल्टरनेटर, देन द रिक्वायर इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर अ न्यूट्रल ग्राउंडिंग इज। अब देखिए रिएक्टेंस आपसे पूछ रहा है न्यूट्रल ग्राउंडिंग के लिए। तो सबसे पहले देखिए मुझे करना क्या है, समझना है बात को कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट हो रहे हैं। एक तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, उसके बाद दूसरा कौन सा फॉल्ट हो रहा है, 3 फेज फॉल्ट, ठीक है, 3 फेज फॉल्ट हो रहा है। अब देखिए मैंने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए जो फॉल्ट करंट निकालते हैं उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था, बताया है ये। फिर जो मान लीजिए ट्रिपल एल फॉल्ट, मान लो 3 फेज फॉल्ट में ट्रिपल एल फॉल्ट है, इसके लिए भी जो फॉल्ट करंट निकालते हैं उसका भी फॉर्मूला बताया था। तो दोनों फॉल्ट करंट निकालते हैं, जब हम दोनों की फॉल्ट करंट निकालते हैं तो उस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन भी बोल दिया है कि जो मतलब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है और 3 फेज फॉल्ट है, दोनों क्या हैं, वो सेम है ना, यानी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो हो रहा है उसकी फॉल्ट करंट और ट्रिपल एल यानी कि 3 फेज फॉल्ट जो हो रहा है उसकी भी फॉल्ट करंट बराबर है। अगर फॉल्ट करंट बराबर है तो फॉल्ट करंट निकालते कैसे हैं, इसके लिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए 3EF, मान लीजिए 3EF, ठीक, x1 प्लस x2 प्लस x0 प्लस 3x फॉल्ट, यही तो होता है, या फिर xn, ये कर सकते हो आप, यही तो हम करते हैं, बराबर ट्रिपल एल फॉल्ट, क्योंकि दोनों की फॉल्ट करंट बराबर है तो फिर इनके जो फॉल्ट करंट निकालने का मेथड है वो भी तो बराबर होंगे। इसके लिए हम निकालते हैं EF अपान x1, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो इन दोनों को हम कर दिए हैं बराबर। अब इन दोनों को अगर हम बराबर कर दिए हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने अगर इनको बराबर किया तो अब ध्यान से समझो कि मैंने अगर इन्हें बराबर किया तो हमको मिलेगा क्या, EF से EF कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों की वोल्टेज, मान लो ये दोनों की वोल्टेज बराबर है। x1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, ठीक है, 3 गुणा करें तो 3 गुणा करने के बाद आपको मिलेगा 3x1 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x0, सॉरी ये प्लस x0 प्लस 3xn, यही तो मिलेगा, इतना मिल जाएगा आपको। अब देखिए x1 को हम इधर भेज देते हैं तो कितना होगा 3x1 माइनस x1 कितना हो जाएगा 2x1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, 2x1 ही तो होगा,
2x1 बराबर x2 प्लस x0 प्लस 3xn। ये अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि देन द रिक्वायर्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर न्यूट्रल ग्राउंडिंग। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग के लिए जो रिक्वायर्ड रिएक्टेंस होगा वही आपसे पूछा है। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग के लिए रिक्वायर्ड रिएक्टेंस आपका एक्सएन ही तो पूछ रहा है आपसे। तो आपको पहले एक्सएन के बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से अगर आप बराबर करो तो 3xn बराबर 2x1 प्लस x2 प्लस x0, यही तो होगा। इतनी क्लियर है ना। देखो ये तो बहुत आसान है, आप करते हुए चले जाओगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से आप देखेंगे कि xn बराबर 2x1 प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस होगा। सॉरी मैंने पहले वाले में गलती कर दी है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि जब हम करेंगे कि ऐसा है कि 3xn को हम यहीं पे छोड़ेंगे, बाकियों को उधर भेजेंगे, तो हमारा जो होगा 3xn बराबर 2xn माइनस x1 माइनस x2 x0, यही बनेगा ना। तो फिर यहाँ से xn बराबर क्या होगा 2xn माइनस x2 माइनस x0 अपान 3, यही तो होगा। कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी ये x0 है, 2x1 होगा ये। ठीक है x1 है, मैं क्या गलती हो रही है। ठीक है ध्यान से देखना, 2x1 होगा। ओके, बस अब आपको मान रख देना है। देखिए कि Z1 और Z2 कितना दे रखा है, J 0.1, Z1 और Z2 कितना देखा, J 0.1, Z0 कितना देखा 0.05। तो आपको करना क्या है भाई, बस सिर्फ मान ही तो रखना है, कुछ और करना है, कुछ भी नहीं करना है यार। तो बस मान रखिए x0 बराबर 2 गुणे x1 मतलब Z1 मतलब 0.1 माइनस Z2 मतलब 0.1 माइनस 0.05, यही तो होगा अपान 3। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई अब तो घटा सकते हो ना। घटाने उठाने के बाद फिर जो आपका निकल के आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत मत लेना क्योंकि बहुत ही बढ़िया है। अब ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है। मैंने पहले ही बताया कि मैंने क्वेश्चन की जो थ्योरी पोर्शन है वो मैंने करा रखा है। तो अगर आपको थ्योरी बढ़िया से पता है तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो, कोई कठिन थोड़ी ना है ये। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो गया। अब देखिए आपको सॉल्व करना है, पर कैसे करो कि देखो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है ना, टफ है क्वेश्चन, थोड़े बड़े क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखने के बाद आप घबराइए मत, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। तो देखते हैं। देखिए, ए जनरेटर इज कनेक्टेड टू ए ट्रांसफार्मर विच फीड another transformer through a short feeder shown in the figure. The zero sequence impedance value are expressed in pu on a common base and are indicated in the figure. The Thevenin equivalent zero sequence impedance at the point B is. तो आपको इक्विवेलेंट बताना है क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। तो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस आपको बताना है पॉइंट बी पर कितना होगा, इतना ही तो बताना है। अब देखो हम चलते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इस बात पे। अब देखिए सबसे पहले एक समझ लीजिए कि ये क्या है आपका, एक आपका मतलब कि जनरेटर है। अगर एक जनरेटर है और इसकी वाइंडिंग कैसी की गई है, स्टार विथ ग्राउंडेड। अगर स्टार विथ ग्राउंडेड है तो मेरे को एक चीज़ बताइए, ध्यान से सुनिएगा। स्टार है लेकिन ग्राउंडेड है, तो जब भी हम ट्रांसफार्मर के लिए जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस निकालते हैं, एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये स्टार कनेक्शन है और ये ग्राउंडेड है, ठीक। अगर ग्राउंडेड है इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगी, क्लियर है। यहाँ से जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगी और वो ग्राउंड में चली जाएगी, क्योंकि जीरो सीक्वेंस करंट को फ्लो होने के लिए न्यूट्रल टू ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, यानी ग्राउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अब देखो एक ग्राउंडिंग अगर की गई है, इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन आपका अलग हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से जीरो सीक्वेंस करंट आपकी फ्लो हो जाएगी, ठीक है। जीरो सीक्वेंस करंट आपकी फ्लो होगी, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज
ये देखो बेसिकली वैसे भी ये जनरेटर है। जनरेटर में जीरो सीक्वेंस करंट के लिए हम क्या करते हैं, अगर स्टार कनेक्शन है तो उसको हम क्या कर देते हैं, फॉल्टी सेक्शन से अलग कर देंगे, यानी यहाँ पे फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ से जीरो सीक्वेंस करंट आपकी फ्लो होगी। तो ये पोर्शन हमारा अलग है। अब देखिए, अब हमको देखना है इसके आगे का सारा माजरा क्या है, तो ध्यान से समझिए। तो अगर हम फिगर को बनाएं, जैसे मैंने ट्रांसफार्मर के लिए जीरो सीक्वेंस करंट कैसे फाइंड करना है, मैंने उसमें लगा के सीरीज स्विच और शंट स्विच लगा के बताया था, अभी प्रीवियस वाली वीडियो में ही बताया है मैंने। तो अगर नहीं देखा है आपने तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखिए। अगर आपका डेल्टा कनेक्शन है तो कौन सा स्विच बंद होता है, शंट या सीरीज? तो आप कहते हो शंट। चलो मैंने शंट स्विच को बंद कर दिया, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी साइड में हो गया, सेकेंडरी साइड में क्या है, स्टार ग्राउंडेड है। और अगर स्टार ग्राउंडेड है तो फिर आपका जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस मिलेगा आपका, क्योंकि स्टार ग्राउंडेड का मतलब कि सीरीज स्विच बंद हो जाएगा। सीरीज स्विच क्या होगा, बंद होगा। तो ये जो है कितना है, 0.1 है। 0.1 जे के फॉर्म में लिखेंगे तो जे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ठीक, तो देखिए अब हम देखेंगे। तो पहले ये वाला मतलब सीरीज स्विच हमारा बंद हुआ किसके लिए, डेल्टा के लिए। स्टार के लिए हमारा शंट स्विच बंद होगा, सॉरी सीरीज स्विच ये बंद होगा स्टार कनेक्शन के लिए, वो भी ग्राउंडेड होगा तब, नहीं तो ओपन सर्किट ही रहेगा। तो इसका इम्पीडेंस जो दिया है वो 0.1 रिएक्टेंस। उसके बाद एक रिएक्टेंस आपको ट्रांसमिशन लाइन का कुछ इस तरह से दिया है 0.05। फिर देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ऐसा कि ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी साइड भी स्टार ग्राउंडेड है। तो स्टार ग्राउंडेड है तो सीरीज स्विच फिर बंद होगा प्राइमरी में, और इसका इम्पीडेंस कितना है 0.07। 0.07, तो 0.07 इस तरह से बंद कर दिया हमने। फिर उसके बाद इसकी सेकेंडरी भी स्टार ग्राउंडेड है लेकिन उसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस है। तो जब उसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होता है तो मेरे को एक बात बताओ कि मैंने भी उसको भी बताया है कि कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा तो कितने टाइम्स होगा, 3 फेज के लिए है तो 3 गुणे जितना रिएक्टेंस दिया हो, कितना 0.25, 0.25 यही हो जाएगा। अब देखिए बस यहीं पे छोड़ दीजिए। अब इनके बीच का ये पॉइंट बी है आपका, इसके बीच में आपको क्या बताना है, एक्स इक्विवेलेंट बताना है। एक्स इक्विवेलेंट आपको बताना है। तो क्या आप बता नहीं सकते हो, आप बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? ये सारे के सारे किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में। अगर सब कुछ सीरीज में कनेक्टेड है मेरे भाई तो फिर आप बता क्यों नहीं सकते हो? मेरे को बताओ ना, आप क्यों नहीं बता सकते हो? बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो, क्वेश्चन कठिन थोड़ी ना है। आप बताना चाहो तो बहुत ही आसानी से बता सकते हो। तो बताओ कि कितना होगा, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं कितना होगा। अच्छा देखिए ये जो इम्पिडेंस हमने ये x0 दिया है इसको जे फॉर्म में लिख देंगे, सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे, जे फॉर्म में। और जो न्यूट्रल वाला मतलब ये जो स्टार कनेक्शन का ये वाला है इसको हम जे फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कि आपका ये न्यूट्रल फॉर्म में मतलब कि ये पीयू फॉर्म में होगा। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है ये आपका किस फॉर्म में है, ये जे फॉर्म में हम लिखते हैं। जितने भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जितने भी आपको मिलेंगे ट्रांसफार्मर के या फिर ट्रांसमिशन लाइन के जो भी रिएक्टेंस होंगे उनको हम जे फॉर्म में लिखेंगे। जबकि ग्राउंडिंग किया हुआ है तो वह किस फॉर्म में होगा, वह पीयू फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 0.05 ये तीनों के तीनों जुड़ेंगे। तो जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, जैसे ही आप इनको जोड़ोगे ना तो 0.75 होगा। और 3 गुणे 0.25 था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जे 0.22। क्लियर? नहीं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 होगा, 0.75। और इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ने के बाद आपको कितना मिलेगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो इनका 0.022 मुझे लगता है मिलेगा, ठीक है। तो जोड़ लीजिएगा, कठिन नहीं है, देखो जोड़ना है, आजकल तो कैलकुलेटर अलाउ है, आप बहुत ही तरीके से जोड़ सकते हो इसको। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि ये 2 बस सिस्टम एंड करस्पॉन्डिंग जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आर शोन इन द फिगर। तो इसके लिए आपको बताना है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बताना है आपको इसके लिए। तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा। देखिए फिगर इसका कुछ इस तरह से आपको दिखाया गया है, कुछ इस तरह से आपको दिखाया गया है।
तो बेसिकली कि द ट्रांसफार्मर T1 एंड T2 आर कनेक्टेड एज, तो ये T1 एंड T2 किस में कनेक्टेड है, फिगर देखिए कैसे बनाया गया है। आपको पहले ये दिखाया गया है, ठीक है, सब कुछ बना के दिखाया गया है। देखिए इधर भी आपका एक जनरेटर लगा हुआ है, इधर भी एक जनरेटर लगा हुआ है, इसको देखिए आइसोलेट कर दिया गया है यहाँ से, ठीक है, इसको आइसोलेट कर दिया गया है। उसके बाद क्या किया गया है, इधर वाले पोर्शन को ऐसे आइसोलेट कर दिया गया है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि X0T1 का ये कौन सा स्विच खुला है, ये आपको खुला है स्विच, मतलब कि सीरीज स्विच, ठीक है। और देखिए X0L ये तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए दे रखा है, और X0T2 का कौन सा खुला हुआ है, आप देखिए इसका संट स्विच जो है वो क्लोज है, सीरीज वाला ख़त्म है इसमें। तो आपको बताना है फिर कौन सा ये ग्राउंडिंग है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बताइए, आप तो समझें कि आपने कुछ दिमाग लगाया इसमें। ये तो चलो ट्रांसफार्मर, बस T1 और T2 का कनेक्शन कैसा है आपको यही बताना है। सोचिए और बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि आप जब भी बनाते हो, ठीक है, जीरो सीक्वेंस करंट के लिए, तो कुछ डायग्राम हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, ठीक, इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए S1 है, ये S2, ये S3 होता है, और ये S4 होता है। तो S3 S4 जो होते हैं ये डेल्टा कनेक्शन के लिए मतलब ऑपरेट होते हैं। S1 और S2 है वो डेल्टा स्टार कनेक्शन के लिए ऑपरेट होंगे, और जब भी ग्राउंडिंग की गई होगी तब, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो आपको पहले ही मतलब मालूम है, तो आपको अब बताना है। इस फिगर को देख के बताइए फटाफट बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, तो हमेशा इसमें कितने दो स्विच होंगे, एक मतलब दो होंगे शंट स्विच और दो होंगे सीरीज स्विच, आप समझेंगे बात को, ठीक है। तो अगर समझिए कि देयर आर टू सीरीज एंड टू शंट स्विच, वन सीरीज एंड वन शंट स्विच फॉर ईच साइड, तो अगर देखें तो हर एक साइड में एक सीरीज स्विच और एक साइड में आपका शंट स्विच होता है, दोनों साइड में, ठीक है। प्राइमरी की बात करें तब एक सीरीज होगा एक शंट होगा, सेकेंडरी में बात करेंगे तब भी एक सीरीज होगा और एक शंट होगा। तो T1 के लिए अगर हम बात करें, स्विच मान लीजिए T1 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो T1 के लिए अगर आप देखेंगे तो स्विच 1 इज क्लोज्ड एंड 2 इज ओपन। इसका मतलब है कि स्विच 1 ये वाला देखिए ओपन है, क्लियर है। स्विच 1 जो है ये वाला देखिए, X0T1 आपको तभी दिख रहा है क्योंकि ये आपका क्या है, मतलब कि शॉर्ट है, जबकि ये जो शंट स्विच है वो क्या है, यह आपका ओपन है। Therefore, transformer will be connected in primary with grounded neutral and secondary in star with isolated neutral। अब देखिए, अब इसका मतलब है कि जो प्राइमरी साइड है ट्रांसफार्मर की वह कैसा है, स्टार में ग्राउंडेड है, और सेकेंडरी साइड है इस ट्रांसफार्मर T1 की, वह क्या है, स्टार कनेक्शन ही है लेकिन ग्राउंडेड नहीं है। क्या है, ग्राउंडेड नहीं है। अब देखिए ग्राउंडेड नहीं है, इसलिए ये वाला सीरीज स्विच, पहले तो इधर वाला जो है ये बंद है, इधर सीरीज स्विच क्या है, ओपन है, और बाकी शंट स्विच दोनों में ओपन है। जब शंट स्विच दोनों में ओपन है तो इसका मतलब डेल्टा कनेक्शन नहीं है, डेल्टा कनेक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं T2 के ऊपर। तो T2 के लिए स्विच 1 इज क्लोज्ड, स्विच 1 इज क्लोज्ड एंड 4 इज क्लोज्ड। अब यानी यहाँ पे जो स्विच है वो भी क्लोज्ड है, और यहाँ पे जो स्विच है वो भी क्लोज्ड है। इसका मतलब है कि T2 का जो प्राइमरी है वह कैसा है, स्टार है, ग्राउंडेड है। क्या है, स्टार है और ग्राउंडेड है, और उसकी सेकेंडरी में शंट स्विच बंद है। इसका मतलब डेल्टा कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है, यही तो क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि मैंने किस तरह से बताया। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट मैंने बताया है जो, अगर वो याद है तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द पैरामीटर ऑफ ट्रांसपोज्ड ओवरहेड लाइन आर गिवन एज। तो सेल्फ रिएक्टेंस एक्स बराबर 0.4 ओम पर किलोमीटर एंड म्यूचुअल रिएक्टेंस XM इक्वल टू 0.1 ओम पर किलोमीटर। द पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस X1 एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस X0 रिस्पेक्टिवली इन ओम पर किलोमीटर आर। चलिए आज का ये क्वेश्चन जो है इसको हम स्किप नहीं करेंगे, क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन इसकी थ्योरी मैंने नहीं करा रखी है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी थ्योरी भी कंप्लीट करवा दूं।
ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो सीक्वेंस इम्पीडेंस हम निकालते हैं बहुत ज़रूरी है, ध्यान से मतलब समझिएगा इसको, क्योंकि पूछा जाता है। तो एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो सीक्वेंस इम्पीडेंस हम निकालते हैं, यानी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस की अगर हम बात करें तो x1 मानते हैं और x2 ये दोनों बराबर होते हैं, यानी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस बोथ आर सेम, दोनों बराबर होते हैं। और दोनों बराबर जो होता है वह होता है कि सेल्फ रिएक्टेंस माइनस म्यूचुअल रिएक्टेंस, सेल्फ रिएक्टेंस माइनस म्यूचुअल रिएक्टेंस। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको अगर याद है इतना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जब थ्योरी कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा ये, ठीक है। जिस तरह से मैंने सबकी थ्योरी कराई है इसकी भी कराऊंगा मैं। तो बाकी अभी इतना आप देख लो, तो x1 बराबर x2 होगा, तो जो सेल्फ रिएक्टेंस होगा उसी में से माइनस कर देंगे म्यूचुअल रिएक्टेंस, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस या फिर पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, और वही जो होगा वो x2 यानी कि निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस वही होगा। तो x माइनस एक्स मतलब कर देंगे, तो देखिए एक्स में से 0.4 में से अगर 0.1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.3 ओम पर किलोमीटर, यही तो बचेगा। तो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस कितना आ गया, 0.3। उसके बाद निगेटिव के लिए एक्स नॉट हम जब निकालते हैं तो एक्स नॉट बराबर होता है एक्स एक्स प्लस 2xm, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस के लिए जो आपका फॉर्मूला हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वह होता है एक्स यानी कि सेल्फ रिएक्टेंस प्लस 2 गुना म्यूचुअल रिएक्टेंस। तो एक्स कितना है 0.4 प्लस एक्सएम कितना है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.2, टोटल कितना हो जाएगा 0.6 ओम पर किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तब जाके दिक्कत हो सकती है, बट अगर फॉर्मूला पता है तो कोई फिर इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं कर सकता, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एन अल्टरनेटर स्टार कनेक्टेड इज कनेक्टेड टू डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर विथ स्टार न्यूट्रल अर्थ ऑन द स्टार साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर ए सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर, दिस इज इक्विवेलेंट टू। अब आपको ये बताना है कि जब हम देखिए एक अल्टरनेटर है वो किस में कनेक्टेड है, स्टार में, और उसका कनेक्शन किसके साथ सीधा है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के साथ है, और जो ट्रांसफार्मर का स्टार है वो न्यूट्रल अर्थ है। ऑन द स्टार साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, स्टार साइड में कौन सा फॉल्ट हो रहा है, एलजी फॉल्ट हो रहा है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो फिर ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ऑप्शन क्या है, ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये लाइन टू लाइन फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये थ्री फेज फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। तो 76 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए इसमें जो होगा सबसे पहले एक लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, जनरेटर साइड में होगा ट्रांसफार्मर में जो आपका हो रहा है, ठीक है। अब देखिए लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकॉज डेल्टा इज नॉट एसोसिएट विथ न्यूट्रल, क्योंकि डेल्टा में कोई भी आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा ही नहीं, सो नो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट, तो कोई भी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट होगा। आप समझो कि एक अल्टरनेटर है स्टार में कनेक्टेड है बोल रखा है, और डेल्टा स्टार कनेक्शन में स्टार साइड में आपके पास क्या हो रहा है, एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है। कौन सा फॉल्ट हो रहा है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इसका मतलब जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट करेगा। अगर जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है कि डेल्टा में तो जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि वही फॉल्ट किस में आ जाएगा, फिर आ जाएगा अल्टरनेटर में। तो फिर ये कौन सा फॉल्ट हो जाएगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। कैसे, क्योंकि जो अल्टरनेटर है वो पहले किससे कनेक्ट होगा, डेल्टा से। अब डेल्टा अगर होगा, ध्यान से समझना, अल्टरनेटर किससे कनेक्ट होगा, सबसे पहले देखिए ये आपका अल्टरनेटर है, ये मान लीजिए कि आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो अल्टरनेटर किससे, ये डेल्टा है, ये आपका स्टार है, इस तरह से आपका ग्राउंडेड है, ठीक है। तो फॉल्ट आपका यहाँ पे हुआ, फॉल्ट आपका इस साइड में हुआ, कौन सा फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इस डेल्टा कनेक्शन में जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट करेगा नहीं। अगर जब जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होती इसका मतलब वहाँ पे ग्राउंड फॉल्ट नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है।
जहाँ पे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा वहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट होगी, लेकिन जहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होगी वहाँ पे लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है, ये तो आपको पता है। तो फिर यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन में कोई ग्राउंडिंग नहीं होती। अगर कोई ग्राउंडिंग नहीं होगी तो कोई जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होगी, अगर कोई जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होगी तो इसका मतलब कौन सा फॉल्ट होगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट, जो कि स्टार साइड में होगा। ठीक है, फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि ये लाइन टू लाइन फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में जो जनरेटर साइड फॉल्ट होगा वो कौन सा होगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा। क्लियर है इतनी चीज़? चलो बढ़िया है, अगला देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये 500 MVA 50 हर्ट्ज 3 फेज टर्बो जनरेटर प्रोड्यूस पावर एट 22 kV जनरेटर इज स्टार कनेक्टेड एंड इट्स न्यूट्रल इज सॉलिडली ग्राउंडेड। इट्स सीक्वेंस रिएक्टेंस आर x1 इक्वल टू x2 बराबर 0.15 एंड x0 0.05 pu. It is operating at rated voltage and disconnected from the rest of the system, no load. The magnitude of the subtransient line current for a single line to ground fault at the generator terminal in PU will be. अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फॉल्ट करंट कि जनरेटर साइड में जो हो रहा है वो बताइए आप। तो फॉल्ट करंट अगर हम निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा कि फॉल्ट करंट जब हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं। फॉल्ट करंट जब हम निकालते हैं तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, फॉल्ट करंट निकालते हैं। क्लियर है, क्या निकालते हैं, फॉल्ट करंट निकालते हैं। अब देखिए, जब आपका कौन सा कनेक्शन है, फेज टर्बो जनरेटर प्रोड्यूस पावर एट 20 स्टार कनेक्टेड है और इसकी ग्राउंडिंग क्या की है, सॉलिडली ग्राउंडेड है। कैसी है, सॉलिडली अगर ग्राउंडेड है, ठीक है, ठीक। तो देखिए जब हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो इसका कुछ फिगर, ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हम जब फिगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ फिगर इस तरह से बन के आएगा इसका, ठीक है, कुछ फिगर ईजी, ये ईजी होगा। फिर उसके बाद फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ होके आएगा। मैंने पहले भी फिगर इसका, मैंने सबका फिगर कोशिश की थी कि आप इसको याद रखिए, कुछ इस तरह से आपको फिगर मिलेगा। और इसमें आप देखेंगे तो IA1 बराबर IA2 बराबर IA3, वो सॉरी IA0, ये सब आपस में क्या होती हैं, बराबर। यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस करंट जो होती हैं LG फॉल्ट में वो बराबर होती हैं। और ईजी आपको कुछ दिया है, ईजी जब भी आपको कुछ नहीं दिया रहता है, मैंने हमेशा कहा है कि सिंस द जनरेटर इज ऑपरेटिंग ऑन नो लोड एंड रेटेड वोल्टेज, तो जनरेटर जब भी आपका नो लोड पे होगा, ठीक है, तो आप उस नो लोड पे देखो, सिस्टम में बोल भी रखा है, कुछ इस तरह से आप फिगर ड्रॉ कर लोगे तो आपसे क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि इट इज़ ऑपरेटिंग एट रेटेड वोल्टेज एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सिस्टम, यानी नो लोड पे होगा। जब नो लोड पे होगा तो ये आपको हमेशा 1 ∠0 लेना पड़ता है, मैंने ये आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। और इसमें सारे सीक्वेंस जो करंट होती है वो बराबर होती है। तो अगर आप निकालोगे, मैंने जिस तरह से फिगर ड्रॉ किया था उससे मान लीजिए मैं IA1 निकालता हूँ, तो IA1 जो होगा वो होगा EA अपान Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यही तो होगा, क्योंकि सॉलिड ग्राउंडेड है। देखो सॉलिड ग्राउंडिंग है, सॉलिड ग्राउंडिंग का मतलब कि Z0 जो होगा वो ZN यानी न्यूट्रल ग्राउंडिंग जो होगी वो जीरो होगी। हमेशा याद रखिएगा कि सॉलिड ग्राउंडिंग नहीं दिया रहेगा तो जो उसका रिएक्टेंस रहेगा उसका 3 गुना कर देंगे हम, लेकिन अगर नहीं दिया है, सॉलिड ग्राउंडिंग है, तो फिर ZN का मान जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0। तो मैंने ये कर दिया। अब देखिए ये मैंने 1 ∠0 ले रखा है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो x1 x2 सेम है Z0। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जोड़ेंगे तो एक बार जोड़ दीजिए 0.15 और 0.05, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10, एक ये हो जाएगा 2, तो ये मिल जाएगा 0.2J, 0.2J, तो 1 ∠0 0.2J, ठीक। अब जैसे इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि कन्वर्ट कर देंगे तो निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2.87। अब आपसे पूछा है, ये तो IA1 का मान निकला, यही IA2 का भी मान होगा, यही IA3 का भी मान होगा, तीनों का मान यही होगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आपसे पूछा जो है वो फॉल्ट करंट पूछा है, लेकिन आपने अभी सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस करंट निकाला है। तो फॉल्ट करंट जो होती है वो आपको पता होगा कि फॉल्ट करंट बराबर होता है IA, मान लीजिए पॉजिटिव सीक्वेंस निकालते हैं तो
आई फॉल्ट करंट अपान 3 यही होता है। तो यहाँ से फॉल्ट करंट बराबर ये 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई फॉल्ट करंट बराबर 3 गुणे IA1। तो IA1 कितना मिला है आपको 2.85। तो बस आपको गुणा कर देना है 3 गुणे 2.87, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और आंसर आपका लगभग जो निकल के आएगा वह होगा, ठीक है, 77 का डी वाला 8.55, ठीक है, यही के आसपास आ जाएगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द फॉल्ट करंट आर एज फॉलोज। देखिए आई पॉजिटिव आपको जे 1 पी दिया है, आई नेगेटिव माइनस जे 0.5 पी एंड आई जीरो माइनस जे 1 पी दे रखा है। द टाइप ऑफ फॉल्ट इन द सिस्टम इज। अब देखिए कौन सा फॉल्ट है आपको यही बताना है। क्या ये एल जी फॉल्ट है, डबल एल फॉल्ट है, डबल एल जी या फिर ट्रिपल एल जी फॉल्ट है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन आसान तो है, लेकिन तुरंत आपका माइंड काम करता है कि नहीं करता एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन टफ बन जाता है। क्वेश्चन आसान है लेकिन दिमाग आपका एग्जाम में काम करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए ये क्वेश्चन टफ है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग मान लो काम किया, आप कैसे निकालोगे कौन सा फॉल्ट है ये। अगर आप तीनों करंट को जोड़ देते हो तो जोड़ने के बाद आप देखोगे कि वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ओनली एक ही फॉल्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, सभी सीक्वेंस कंपोनेंट को जब कनेक्ट करते हैं यानी फिर ऐड करते हैं तो फॉल्ट करंट हमारी क्या मिल जाती है, जीरो मिल जाती है। सिर्फ एक ऐसा फॉल्ट है जिसमें ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वो फॉल्ट आपको तब पता चलेगा अगर आप पढ़े हो। आपने मान लो कि जोड़ के नहीं देखा इन तीनों चीज़ को, तब तो कठिन है, फिर तो आपको बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने तुरंत पकड़ लिया तो फिर बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा। और एक ही ऐसा फॉल्ट है जिसमें तीनों को कनेक्ट करने के बाद, जोड़ने के बाद आपका जो सीक्वेंस करंट मतलब कि कंपोनेंट की करंट है वो क्या मिलती है, जीरो। वो होता है डबल एल जी फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट, डबल एल जी फॉल्ट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है 79। चलिए 79 का क्वेश्चन है कि ये सस्टेन थ्री फेज फॉल्ट अकर्स इन पावर सिस्टम सोन इन द फिगर। द करंट एंड वोल्टेज फेजर ड्यूरिंग द फॉल्ट ऑन ए कॉमन रेफरेंस आफ्टर द नेचुरल ट्रांजिएंट हैव डाइड डाउन आर आल्सो सोन, वेयर इज द फॉल्ट लोकेटेड। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया है कि सस्टेनेबल थ्री फेज फॉल्ट अकर्स हो रहा है पावर सिस्टम में, जो कि फिगर में आपको दिखाया गया है। द करंट एंड वोल्टेज फेजर ड्यूरिंग द फॉल्ट, तो करंट और वोल्टेज का फेजर आपको दिखाया गया है। अब आपको बताना है कि ऑन ए कॉमन रेफरेंस आफ्टर द नेचुरल ट्रांजिएंट हैव डाइड, तो नेचुरल ट्रांजिएंट जो है वो ख़त्म हो रही है। तो आर आल्सो सोन विच, मतलब कहाँ पे फॉल्ट हुआ है जिसके कारण आपका ये ऐसा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको फिगर दिखाया गया है, आपको बताना है कि कहाँ पे आपका फॉल्ट होगा इस फिगर में। अब देखिए ध्यान से कि फेजर डायग्राम से अगर आप देखिए तो I2 बेसिकली क्या है एंड I4 आर इन फेज अपोजिट। I2 और I4 है ये है फेज में, लेकिन क्या है, अपोजिट फेज में है, ठीक है। यानी 180 डिग्री इनके बीच का फेज दिया गया है I2 और I4 के बीच में। यानी ये जो I2 है और ये I4 है, इनके बीच का फेज कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ I1 इज द ग्रेटेस्ट, और इनसे I1 जो है वो क्या है, ग्रेट है, मतलब कि ग्रेटेस्ट यानी बड़ा है, ठीक है। तो फिर फॉल्ट कहाँ पर होगा, अब ध्यान से समझिए, ध्यान से बस समझिएगा बात को कि I1 और I2 सॉरी I2 और I4 जो है वो फेज में है। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन वो है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, यही तो। उसके बाद लेकिन I1 जो है इन दोनों से क्या है, ज़्यादा है कि नहीं है, दोनों से ज़्यादा है। अगर दोनों से ज़्यादा है तो फॉल्ट कहाँ पे, अब देखो उससे भी ज़्यादा कहाँ पे, I3 है, लेकिन फॉल्ट कहाँ पे हुआ है, फॉल्ट का लोकेशन कहाँ पे है, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अगर फॉल्ट का लोकेशन आपका कहाँ पे होगा, क्यू पे होगा। क्यों? क्योंकि फॉल्ट आपका यहाँ पे होगा तभी तो पहले यहाँ करंट बढ़ेगी, उसके बाद यहाँ पे उससे ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए I2 और I3 यानी R और इन जगह पे नहीं होगा फॉल्ट, फॉल्ट कहाँ पे होगा, क्यू। यानी कि फॉल्ट का लोकेशन कहाँ पे होगा, क्यू पर होगा। यहाँ पे फॉल्ट होगा, I1 पे फॉल्ट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ का है तो किसका है, I1 का है। देख लेना सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका, I1 का है। इसका मतलब फॉल्ट कहाँ पे होगा, I1 के पास होगा। I1 पे कौन सा लोकेशन स्थित है, क्यू।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये फॉल्ट अकरिंग एट द टर्मिनल ऑफ अनलोडेड सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेटिंग एट इट्स रेटेड वोल्टेज है रिजल्ट इन द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब देखिए इन सब की जो वैल्यू दे रखा है इस तरह से दे रखा है, आपको बताना फॉल्ट कौन सा। अगेन ऐसा क्वेश्चन मिला आपको, फिर आपको वही दिक्कत होगी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, एक बार प्लीज़ यार इन सब चीज़ों को ऐड करके जरूर देख लेना। ठीक है, जैसे ही आप इन सब चीज़ों को ऐड करोगे ना मेरे भाई, देखना ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। जब जीरो आ जाएगी तो पहले एक्सप्लेन कर दिया गया कि ट्रिपल एलजी एक ऐसा फॉल्ट है जिसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या है कि सारे सीक्वेंस कंपोनेंट को हम जब ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो आ जाती है। तो फिर कौन सा फॉल्ट होगा? डबल एलजी फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है। 81 कह रहा है कि फॉर द सिस्टम शोन इन द डायग्राम बिलो व्हाट इज द लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन द लाइन साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट टू। अब देखिए देख लेते हैं फिगर। अब देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक ये आपका स्टार है, मतलब कि जनरेटर है, और ये आपका मतलब एक ट्रांसफार्मर है। आपका ये डेल्टा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है, फॉल्ट आपका यहाँ पे हो रहा है। ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये लाइन टू लाइन फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये थ्री फेज फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैंने पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेना, आपका सेम वही है, बस इसमें फिगर ड्रॉ करके आपको बताया गया है, वहाँ पे सिर्फ लिख के बताया गया था। तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके बताया तो थोड़ा सा और आसान हो गया कि लाइन टू लाइन फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ मैंने बताया था उसमें, उसी तरह से इसमें भी होगा, उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 82 और 83, जो है बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड है किस पर? ठीक है, 83 में आपसे क्या पूछा है कि जीरो सीक्वेंस ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस एट द बस इज, उसके बाद इसमें क्या पॉजिटिव सीक्वेंस ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस एट द बस इज। तो दोनों में आपसे रिएक्टेंस पूछ रहा है कि कहाँ पे कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखिएगा कि एट ए 220 किलोवोल्ट सब स्टेशन ऑफ ए पावर सिस्टम इट इज गिवन दैट द थ्री फेज फॉल्ट लेवल इज 4000 MVA and single line to ground fault level is 5000 MVA, neglecting the resistance and the shunt susceptance of the system। अब देखिए एक 220 सब स्टेशन है और इस पे जो थ्री फेज फॉल्ट लेवल हो रहा है वो कितना है? 4000 MVA में है, और सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट यानी LG फॉल्ट हो रहा है तो 5000 MVA है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को और शंट ससेप्टेंस को नेग्लिजिबल कर दें तो फिर हमें बताना क्या है कि द पॉजिटिव सीक्वेंस ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस एट द बसेस। तो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस आपको बताना है और जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस आपको बताना है। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, आपसे यही क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को आप कैसे बताने की कोशिश करोगे? क्लियर है? चलिए हम पहले निकालते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे। अब देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस निकालने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम सबसे पहले निकालेंगे फॉल्ट करंट। कोई तरीका ऐसा है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस निकालने के लिए, हमको फॉल्ट करंट पता होनी चाहिए। अगर हमें फॉल्ट करंट पता होती, इन केस फॉल्ट करंट हमें पता होती, तो फिर हमारे पास जो फॉल्ट हो रहा है वो किस वोल्टेज पे हो रहा है? 220 किलो वोल्ट पे हो रहा है, जो कि लाइन वोल्टेज। हम इसको फेज में कन्वर्ट कर देते और हमको मिल जाता। क्लियर है? याद रखिएगा कि पॉजिटिव सीक्वेंस या फिर निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस आपको निकालना होगा तो हमेशा आप क्या करेंगे कि फॉल्ट करंट आपको पता हो जाए और जो वोल्टेज आपको दिया है उस वोल्टेज को, लाइन वोल्टेज है, उसको कन्वर्ट कर देंगे फेज वोल्टेज में। कन्वर्ट करने के बाद फिर आप निकाल लेना, बहुत ही आसानी से आप निकाल लोगे। तो देखिए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप फॉल्ट करंट कैसे कैलकुलेट करोगे। फॉल्ट करंट, तो फॉल्ट करंट बराबर देखिए शॉर्ट सर्किट एमवीए अगर हम बोलें तो शॉर्ट सर्किट एमवीए की बात करें, ठीक है, शॉर्ट सर्किट एमवीए एससी, ठीक है, बराबर होता है √3 वी आई फॉल्ट, यही तो होता है।
यहाँ से आई फॉल्ट हम निकालेंगे, शॉर्ट सर्किट MVA कितना दे रखा है 4000, जब 3 फेज फॉल्ट हो रहा है कितना दे रखा है 4000, ठीक है। तो 4000 का मतलब 4000 गुड़े MVA में दे रखा है तो गुड़े 10⁻6 हो जाएगा अपान √3 ये V कितना दे रखा है, V आपको दे रखा है 220 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट। तो 220 किलो वोल्ट का मतलब किलो मतलब 10⁻3, इतना ही तो करना है हमको। देखो बस ये वैल्यू हमको, ये फॉर्मूला पहले भी पता था अब भी पता है, बस इसमें हमने मान रख दिया। अब जैसे ही इनको हम कैलकुलेट करेंगे ना तो हमको फॉल्ट करंट कुछ इस तरह से मिलेगी, कितना फॉल्ट करंट हमको मिलेगी 10.5 किलो एम्पियर, 10.5 किलो एम्पियर हमको मिलेगी। अब हमें देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस बता देना है, पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, तो फॉल्ट करंट निकल गई। तो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस का मतलब x1 बराबर V अपान आई फॉल्ट, V अपान आई फॉल्ट। V आपको कितना दिया है 220 किलो वोल्ट दिया है, इसको आप फेज में बदलोगे तो 220 अपान √3 अपान 2.5 किलो एम्पियर मतलब 10⁻3 यानी 1000 कर देंगे हम, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं, बस डायरेक्ट आप इसको कर दो। और 220 किलो वोल्ट ये भी 1000 है, क्या है 1000 है, तो 1000 से 1000 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर देखिए जाएगा तो 220 अपान 10.5 गुड़े √3, यही तो होगा। बस अब आप मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आसान है, देखो करना थोड़ा सा तरीके से है इसको, कि इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ आपसे पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस पूछ रहा है। तो मेरे भाई आपको तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। देखिए अभी हमने क्या बताया, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जो पहले फॉल्ट हो रहा था इज दैट द 3 फेज फॉल्ट, 3 फेज फॉल्ट हो रहा था तो वहाँ पे 4000 MVA था। तो अब देखिए उसके बाद सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, वहाँ पे 5000 MVA है। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा कि द जीरो सीक्वेंस ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस एट द बसेस, तो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस पूछा है, तब हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान से आप समझो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप ध्यान से समझो, देखो मैंने कैसे निकाला इसको, बहुत ही तरीके से समझना कि अगर आपको इसमें फॉल्ट करंट निकालनी होगी तो फॉल्ट, क्योंकि जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस आपको पता है, मतलब कि बताना है, तो जीरो सीक्वेंस करंट भी आपको पता होनी चाहिए। तो फॉल्ट करंट आपको निकालना होगा, तो जीरो सीक्वेंस पूछा है तो यार जीरो सीक्वेंस करंट निकालते हैं ना, फॉल्ट की जीरो सीक्वेंस करंट, फॉल्ट की जीरो सीक्वेंस करंट, तो फॉल्ट की जीरो सीक्वेंस करंट आप तब निकालोगे जब आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। 3 फेज फॉल्ट में थोड़ी ना जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होती है, 3 फेज फॉल्ट मतलब तीनों ट्रिपल ईयर फॉल्ट में कभी भी जीरो सीक्वेंस करंट नहीं फ्लो होती है, LG फॉल्ट में होती है। तो इसके लिए अब हम जो जीरो सीक्वेंस निकालता है तो ये LG वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट वाला। तो यहाँ से फॉल्ट करंट आप निकालोगे तो MVA कितना है 5000, 5000 गुड़े 10⁻6 अपान √3 गुड़े 220, ठीक, गुड़े 220, यही तो करेंगे, गुड़े 10⁻3 कर देंगे, 10⁻3, ठीक है। बस डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आई फॉल्ट करंट जो आपकी निकल के आएगी वो 13.2 मतलब 12 किलो एम्पियर आएगी, 13.12 किलो एम्पियर इतनी आएगी। अब देखिए इन केस ऑफ LG फॉल्ट, जब भी हम LG फॉल्ट की बात किए गए हैं तब इसमें होगा, तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट कितनी होगी, अब ध्यान से बताना, ये फॉल्ट करंट निकल के आई, अगर फॉल्ट करंट कितनी निकल के आई 13.12 फॉल्ट करंट निकल के आई, तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट जो होती है वो आई फॉल्ट अपान 3 होती है, क्लियर है, ध्यान से एकदम लाइन से निकालिएगा। तो 13.12 अपान 3, तो जैसे ही करेंगे तो 4.37 किलो एम्पियर आ जाएगा, 4.37 किलो एम्पियर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि 4.37 किलो एम्पियर अगर आ गई ये आपकी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, तो फिर पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के लिए जो हम LG फॉल्ट में फॉर्मूला लगाते हैं, अभी देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही लगाया था, V अपान x1 प्लस x2 प्लस x3 x0, यही तो होता है x0, ठीक है, और आपको x0 ही बताना है। तो यहाँ से आप निकालिए, IA1 कितना दिया है 4.37 गुड़े 10⁻3
3 बराबर वी कितना दिया है 220 अपान √3 गुणे 1000 बटे x1 प्लस x2। अब देखिए पहले हमने क्या निकाला था, जो 4000 MVA था उसमें हमने x1 पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस निकाला था ना, तो उसमें कितना आया था 12.1 आया था। तो हम लिखेंगे 12.1 प्लस 12.1, क्योंकि ट्रिपल एल फॉल्ट है यानी 3 फेज फॉल्ट है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, 3 फेज फॉल्ट में पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस और निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस बराबर होता है। तो 12.1 प्लस 12.1 प्लस x0 कर देंगे, प्लस x0। तो जैसे ही हम x0 को इधर भेजेंगे, देखिए तिर्यक गुणा कीजिएगा, चलिए मैं फिर से लिख के देता हूँ आपको, 4.37 गुणे 10⁻³ बराबर 220 अपान √3 गुणे 10⁻³ अपान, अब पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस 12.1 प्लस 12.1 प्लस x0, यही तो करेंगे। अब देखिए x0 को हम यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं, तो देखिए चलिए ये तीनों हमारा जाएगा एक बार में, हम इनको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। तो ये 12.1 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24.2 प्लस x0 बराबर, ये 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 220 अपान √3, ठीक है, अपान √3 गुणे 4.37, यही तो होगा 4.37। अब देखिए फिर x0 जैसे ही आप क्या करेंगे, अगर इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेटर में एक बार जरूर यूज करिए कि कितना आएगा। तो जैसे ही कैलकुलेटर करेंगे यूज करेंगे तो 28 कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, 28 कुछ मिलेगा। तो अगर आप देखिए ध्यान से तो x0 यहाँ प्लस 24.2 था बराबर ये 28 समथिंग कुछ मिलेगा आपको। तो फिर x0 बराबर जैसे ही आप निकाल 28.9 के ऐसे कुछ आसपास मिलेगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप माइनस करोगे ना, ठीक है, देखिए 28.9 माइनस 24.2, ये जाएगा x0, क्योंकि 24.2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस होके 4.84 आपको मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। करेक्ट है आंसर। अब देखिए निकालने का सही तरीका था, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड था, इसलिए जो दूसरा वाला है इसको आप पहले वाले को सॉल्व किए बिना लगा ही नहीं सकते हो। अब देखिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे और आपको सिर्फ जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस पूछे तो फिर आप कैसे लगाओगे। जब जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस डायरेक्ट पूछेगा तो भाई पहले पॉजिटिव निकालना पड़ेगा ना, जब पॉजिटिव निकाल लोगे तब जीरो सीक्वेंस निकालना बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आज वाली वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो। ओके।